हेलो, कैसे हो आप सब। राधे राधे, जय शिवाटिया, जय मां सरस्वती। है ना। आज अपन बात करने वाले हैं अपने अगले अध्याय के बारे में, जैसा लिखा है भौतिक स्वरूप। चलो कुछ बात करते हैं, है ना, भौतिक स्वरूप के बारे में। ये देखो भाई, भौतिक स्वरूप कौन सा स्वरूप। पहले तो भौतिक स्वरूप का मतलब देखेंगे। भौतिक स्वरूप, आप भौतिक स्वरूप से क्या समझते हैं। भौतिक स्वरूप यानी आपके एक रूप के बारे में चर्चा की जा रही है। भौतिक रूप से आप कैसे हैं। ठीक इसी प्रकार से अपन जो राजस्थान के भौतिक रूप की बात करेंगे, राजस्थान का भौतिक रूप कैसे। जैसे मैं अपने रूप की बात करूं भौतिक रूप से, तो मेरे 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, एक बड़ी नाक है ना, थोड़े बहुत बाल है और 2 टांगे भी। ठीक इसी प्रकार से अगर अपन बात करें भौतिक स्वरूप में, और भौतिक स्वरूप की जब अपन बात करते हैं तो किस आधार पर करेंगे। तो अपन कहते हैं कि भैया इस पृथ्वी पर, है ना, इस पृथ्वी पर 2 भाग अपने को देखने को मिलते हैं। एक ऐसा भाग है जो जलीय भाग है, और एक ऐसा भाग है जो कैसा है, स्थलीय, है ना। एक तो ऐसा भाग है जो क्या है, स्थलीय है, और एक ऐसा भाग है जो कैसा है, जलीय। भौतिक रूप तो ये 2 प्रकार से देखा जाता है पृथ्वी को, एक तो स्थलीय के रूप से और एक जलीय के रूप से। अगर अपन स्थलीय रूप में अगर आगे देखेंगे तो अपने को इसमें दिखाई देंगे पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान। आज अपन बात किसकी करने वाले हैं, भौतिक स्वरूप की, यानी एक भौतिक रूप की। और भौतिक रूप मेरा ना आपका। आज अपन भौतिक रूप बात करने वाले हैं राजस्थान की। भौतिक रूप का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं, प्राकृतिक रूप जो पृथ्वी ने खुद ने बना के दिए। पृथ्वी ने खुद के क्या बना के दिए, एक तो पर्वत बना के दिए अपने, कुछ पठार देखने को मिलेंगे और कुछ मैदानी भाग देखने को मिलेंगे। क्या राजस्थान में तीनों भाग देखने को मिलते हैं। हाँ भाई साहब, ये राजस्थान में अपने को तीनों के तीनों भाग देखने को मिलते हैं, है ना। तो मैंने चैप्टर का नाम भी लिख दिया, क्या लिखा है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। और इस राजस्थान के भौतिक स्वरूप में अपने को पर्वत भी देखने को मिलेंगे, पठार भी देखने को मिलेंगे और मैदान भी देखने को मिलेंगे। तो अगली बात ये आ जाती है, सर ये पर्वत किसे कहते हैं। यानी जिन संरचनाओं में जिनका ऊपरी भाग, है ना, इनका ऊपरी भाग क्या होगा, नुकीला होगा। इनका ऊपरी भाग क्या होगा, नुकीला होगा, जैसा कि इस फोटो में आपको दिख रहा है ना, इस फोटो में आपको दिख रहा है। और इनकी जो औसत ऊंचाई है, लगभग अपन कह सकते हैं कि 500 मीटर से तो ज्यादा होनी ही चाहिए। कितने मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, 500 मीटर से तो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी ही चाहिए। तो अपन उसे किस श्रेणी में रख देंगे, पर्वत वाले। तो पर्वत किसे कहते हैं कि जिन संरचनाओं का ऊपरी भाग नुकीला होता है उसे अपन क्या कहेंगे, पर्वत। दूसरा अपने को क्या देखने को मिलता है, पठार। जिन संरचनाओं में अपने को ऊपरी भाग कैसा देखने को मिलेगा, समतल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, समतल देखने को मिलेगा। और इनमें भी ऊंचाई अपन कह सकते हैं 500 मीटर से अधिक देखने को मिलती है। कितने मीटर से अधिक देखने को मिलती है, 500 मीटर से अधिक देखने को मिलती है। आप जो पर्वत और पठार है, पर्वत और पठार है, इनमें ऊंचाई के आधार पर मतभेद नहीं कर सकते हैं, है ना, कि ये भैया ऊंचे होते हैं, जो पर्वत है जो ऊंचे होते हैं और पठार जो नीचे होते हैं। ऐसे बहुत सारे पठार आपको देखने को मिलेंगे जो पर्वतों से जुड़े। जैसे ये आपको एक पठार का जो फोटो दिख रहा है ना, ये वास्तविकता में तिब्बत का पठार है। इसकी ऊंचाई, ऐसे बहुत से पर्वत अपने को देखने को मिलेंगे जिससे इनकी जो इस तिब्बत का पठार है इसकी ऊंचाई ज्यादा है। यानी ऊंचाई के आधार पर तो अपन इसमें मतभेद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो इनकी संरचना है, संरचना के आधार पर कहा जा सकता है कि पर्वत जो होते हैं इनका ऊपरी भाग नुकीला होता है
और पठार का जो ऊपरी भाग है कैसा देखने को मिलता है, समतल देखने को मिलता है ना। तीसरी बात करते हैं अपन एक और, किसकी बात करते हैं, मैदान की। मैदान क्या होते हैं, ये समतल सपाट उपजाऊ मैदान होते हैं। इनकी जो औसत ऊंचाई है ना, ये समतल सपाट होते हैं और इनकी जो औसत ऊंचाई अपने को देखने को मिलती है 150 से 300 मीटर देखने को मिलती है। कितनी देखने को मिलती है, 150 से 300 मीटर देखने को मिलती है। उपजाऊ मैदान होते हैं अपने को राजस्थान में, ये सब के सब असला करते हैं, है ना। मैदान भी देखने को मिलेंगे, पठार भी देखने को मिलेंगे, पर्वत भी देखने को मिलेंगे। सारी की सारी स्थलीय कृतियां जो संरचनाएं बनती हैं, है ना, स्थलीय भाग पर बनने वाली जो सारी संरचनाएं अपने को देखने को मिलेगी। चलो अपन एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप की, यानी भौतिक विभाजन की। या तो भौतिक स्वरूप लिखा मिल सकता है या भौतिक विभाजन लिखा मिल सकता है, ठीक है। अब चलो आओ आगे अपन बात करते हैं। अगर अपन बात करें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की या भौतिक विभाजन की, तो अपन कहते हैं इसको 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। जिसमें से पहला आपको लिखा दिखाई दे रहा है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और दूसरा आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। और तीसरा जो लिखा दिखाई दे रहा है आपको, लिखा दिखाई दे रहा होगा अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। और जो चौथा लिखाई दे रहा है आपको, वो दिखाई दे रहा होगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। क्या देखने को मिल रहा है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। जैसा कि पहले में अपन कहते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थल का मतलब साथियों, है ना, मरुस्थल, मरुस्थल का जैसे ही आपके मस्तिष्क में विचार आता है, मरुस्थल का जैसे ही आपके मन में विचार आता है, आप सोचते हो रेत होगी। अरे भाई, रेत से भी आगे कुछ होता है। मरुस्थल का मतलब केवल रेत नहीं होता। कुछ ऐसे मरुस्थल आप देखेंगे जहां में रेत का एक दाना तक नहीं होगा। जैसे अपन भारत के उत्तर की ओर अपन जाएंगे, अपने को लद्दाख देखने को मिलेगा, और वो लद्दाख में आपको रेत का एक दाना तक नहीं मिलेगा। कुछ बर्फीले भी मरुस्थल होते हैं, यानी कहने का मतलब कुछ ठंडे मरुस्थल होते हैं। जैसे ही अपन लद्दाख से थोड़ा और आगे जाएंगे, अपने को और देखने को मिलेगी तिब्बत वाली साइड, है ना। अब बात करते हैं, अगर राजस्थान के दक्षिण में जाएंगे तो अपने को अंटार्कटिका की ओर भी अपने को ठंडा मरुस्थल देखने को मिलेगा। तो कुछ मरुस्थल ठंडे भी होते हैं और कुछ मरुस्थल कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। और उसमें भी गर्म मरुस्थल का मतलब रेत नहीं, फिर से रेत नहीं। वहां पर क्या होगा, वहां पर जो है, वहां पर अपन बोलेंगे कि भैया वर्षा की जो मात्रा है, वर्षा की जो मात्रा है बहुत कम है। यहां पर वनस्पति जो है बहुत कम है, वनस्पति कम, वनस्पति भी अपने को क्या देखने को मिलेगी। और रेतीले मरुस्थल की अब जब हम बात करते हैं या गर्म मरुस्थल की जब बात करते हैं, तो केवल रेत ही नहीं होती है। कुछ ऐसे मरुस्थल भी होते हैं जिसमें अपने को कुछ भाग तो रेत का दिखाई देगा और कुछ भाग अपने को एकदम फर्श की तरह कठोर देखने को मिलेगा। यानी कुछ भाग तो अपने कैसे होंगे जिसमें अपने को रेत देखने को मिलेगी, और कुछ भाग ऐसा होगा जिसमें अपने को रेत नहीं देखने को मिलेगी, कठोर होगा, फर्श की जैसे कठोर। उस वाले भाग को अपन बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो हमादा। फिर अब उसमें अपन अलग अलग बातें करते हैं कि भैया हमादा में ये है, हमादा वो है। लेकिन मरुस्थल की बात की जाए तो मरुस्थल भी 2 प्रकार के होते हैं, ठंडा मरुस्थल और गर्म मरुस्थल, है ना। तो पहला जो अपन ने लिखा है इधर, क्या लिखा है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस मरुस्थलीय प्रदेश में अपन जानेंगे इसके अंतर्गत आने वाली विभिन्न संरचनाओं के बारे में। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश। इस अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में भी अपन जानेंगे, इसके इतिहास के बारे में, इसमें अपने को मिलने वाली पर्वत श्रेणियों के बारे में।
फिर उसके बाद में अपन देखेंगे पूरी मैदानी प्रदेश, तो पूरी मैदानी प्रदेश से भी कुछ अपन जानकारी लेंगे और अंततः अपन हाड़ौती प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में पढ़कर इस अध्याय को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले एक एक करके इनके साथ में अपन थोड़ी बहुत या कर लेते हैं, यहाँ पर तुलना कर लेते हैं। जरा देखना इस बात को, मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं ताकि बात समझ में आ सके। अगर अपन कहें कि ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये कितना क्षेत्रफल कवर करता है और ये कितना क्षेत्रफल कवर करता है, तो अपन बोलेंगे कि भैया जो ये मरुस्थलीय वाला भाग है ये अपना लगभग क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये कितना परसेंट कवर करता है, 61.11% क्या करता है, कवर करता है। कितना कवर करता है, 61.11% क्या करता है, कवर करता है। वहीं दूसरी ओर जो ये मैदानी प्रदेश है कितना कवर करेगा, 23%। कितना कवर करेगा, 23%। और वहीं अगर अपन बात करें ये अपना अरावली है, कितना परसेंट कवर करेगा, 9%। कितने प्रतिशत कवर करेगा, 9%। और यही बात की जाए हाड़ौती की, है ना, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की, तो ये कवर करेगा 6.89%। सबको टोटल करोगे तो क्षेत्रफल का पूरा 100 बन जाएगा। इस 100 में 61.11% या कह सकते हो 61% तो मरुस्थल, 23% अपने को मैदान, 9% अपने को पर्वत और लगभग 7% अपने को पठार देखने को मिलता है। अगर आपको क्षेत्रफल के आधार पर पूछे जाए कि राजस्थान में सबसे कम अपने को क्या देखने को मिलता है, तो आप क्या बोलोगे? इतना तो पता है सबसे ज्यादा अपने को मैदान देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वाला भी मैदानी भाग है और ये वाला भी मैदानी भाग है। लगभग राजस्थान का 84% भाग अपने को, 84-85% भाग जो है मैदान के रूप में देखने को मिलता है। वहीं 9% भाग जो है, कितने प्रतिशत, 9% जो भाग है अपने को किस में देखने को मिलता है, अपने को देखने को मिलता है अरावली पर्वत के रूप में। और अपना 7% भाग जो है हाड़ौती के पठार के रूप में अपने को देखने को मिलता है। अगर एक बात तो ये फिक्स हो गई, फिर दूसरी अपन बात यहीं पर कर लेते हैं कि भैया ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इस मरुस्थलीय प्रदेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है, तो अपन कहते हैं सर जी यहाँ जो है 40% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 40% जनसंख्या निवास करती है। सर इस अरावली वाले पोर्शन में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, अरावली वाले पोर्शन में जो जनसंख्या निवास करती है वो करती है 10%। कितने प्रतिशत निवास करती है, 10%। ये पूरी मैदानी प्रदेश है, इस पूरी मैदानी प्रदेश में अपन बोलेंगे जो जनसंख्या निवास करती है कितनी करती है, 39%। और जो अपना लास्ट बचता है पठारी क्षेत्र, इस पठारी क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास करती है वो कितना परसेंट करती है, 11% करती है। कितना परसेंट करती है, 11% करती है। मैंने इन भौतिक प्रदेश की सहायता से राजस्थान में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, कौन से भाग में, और कितना क्षेत्रफल कवर करता है कौन सा भाग, ये बताने की कोशिश की है। यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, 2 प्रकार के। इसको मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूं। पहला तो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैदान, पर्वत और पठार। एक तो मैं लिख रहा हूं मैदान, पर्वत और पठार। एक मैं लिख रहा हूं मैदान, मैदान, पठार और पर्वत। ये कैसे क्वेश्चन बनेगा, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, जरा समझना।
ये पहले वाला क्वेश्चन पहले अगर अपन बात करें, ये जो क्वेश्चन है अपना, अगर आपसे पूछे राजस्थान के कौन से भाग में कितनी प्रतिशत, जो क्या कह सकते हैं, सॉरी, कितनी प्रतिशत क्षेत्रफल, कौन सा भाग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कवर करता है, उसको अवरोही से आरोही क्रम, आरोही से अवरोही क्रम की अगर बात करनी हो, या फिर अपन कह सकते हैं बढ़ते से घटते क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम में, तो अपने को ये पैटर्न याद रखना पड़ेगा। ये वाला अपने को किस में याद रखना है, ये वाला अपने को याद रखना है क्षेत्रफल में। क्योंकि लगभग 84 से 85% जो है क्षेत्रफल कौन कवर करते हैं, मैदान। फिर उसके बाद में अपने को 9% क्या देखने को मिलते हैं, पर्वत, और अपन कहते हैं 7% अपने को क्या देखने मिलता है, पठार। क्या देखने को मिलता है, पठार। फिर उसके बाद में अगर बात करें अपन इधर, ये वाला किसके संदर्भ में है, तो ये वाला अपना जनसंख्या के संदर्भ में। और जैसे ही अपन जनसंख्या के संदर्भ की बात करते हैं, इसको थोड़ा नजदीक कर लेते हैं। चलो भैया यहाँ आ जाओ। जैसे ही अपन बात करते हैं जनसंख्या की, तो अपन कहते हैं कि भैया मैदानों में जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। फिर उसके बाद में पठार पर कितने प्रतिशत राजस्थान में जनसंख्या निवास करती, तो आपको देखा होगा 11%। और बात की जाए पर्वत पर, तो पर्वत पर कम। एक बात याद रखे साथियों, ये जिस प्रकार की जनसंख्या दिखाई दे रही है, मैदानों में सर्वाधिक निवास करती, फिर उसके बाद पठार पर, और फिर उसके बाद पर्वत पर, ऐसा हर जगह देखने को मिलता है। ऐसा विश्व में भी देखने को मिलेगा कि सर्वाधिक जो जनसंख्या निवास करती है मैदानों में करती है, और फिर उसके पश्चात जो जनसंख्या निवास करती है वो आपके पठारी भाग में करती है, और फिर उसके पश्चात आप देखोगे पर्वतीय वाले भाग में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में पर्वत, पठार और मैदान तीनों देखने को मिल रहे हैं। मैंने इनकी सहायता से आपको यहाँ कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, कौन सा भाग कितना प्रतिशत कवर करता है, ये बताने की कोशिश की। अब मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सा भाग कब बना। ये चार आपको भाग दिखाई दे रहे हैं, एक तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो इस बॉक्स में अंदर है, एक ही अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, और आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। साथियों, जैसे मैं बना हूं, जैसे आप बने हैं, जैसे अपने दादा परदादा बने हैं, उसका कोई तो प्रोसेस हुआ होगा, इनका भी प्रोसेस, ये भी बने हैं। कैसे बने, उस प्रक्रिया को अपन समझेंगे, और उसके लिए दिमाग को थोड़ा खुला रखना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना। चलो देखो, एक वैज्ञानिक हुआ अल्फ्रेड वेगनर। कौन हुआ, अल्फ्रेड वेगनर। कौन हुआ, अल्फ्रेड वेगनर। और वेगनर साहब ने कहा पृथ्वी के दो भाग है, एक अपना जलीय भाग और एक अपना स्थलीय भाग। इन्होंने जलीय भाग को कहा पेंथालासा, जलीय भाग को क्या कहा, पेंथालासा। वहीं स्थलीय भाग को कहा पेंजिया। क्या कहा, पेंजिया। एक अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, और मैंने कहा उन्होंने पृथ्वी के दो भाग बताए, एक स्थलीय भाग और एक जलीय भाग। जलीय भाग को कहा पेंथालासा, वहीं स्थलीय भाग को कहा पेंजिया। कालांतर में इस पेंजिया के टुकड़े होते हैं।
कालांतर में इस पेंजिया के टुकड़े होते हैं और टुकड़े होकर ये दो भागों में बट जाता है। एक भाग बना अंगारा लैंड, एक भाग कौन सा बना? अंगारा लैंड। और एक भाग बना आपका गोंडवाना लैंड। एक भाग बना अंगारा लैंड, वहीं दूसरा भाग बना गोंडवाना लैंड। इसे ही साथियों 33 है ना। जब ये अपना अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बनते हैं किससे? पेंजिया से, तो इसे ही कहते हैं 33 ग्रत का खुलना। क्या कहते हैं? 33 ग्रत का खुलना। इन दोनों के बीच में एक 33 बनता है, यानी एक सागर का निर्माण होता है। पहले एक ही जलीय भाग हुआ करता था और एक और बन गया है जिसका नाम है 33 ग्रत, यानी कम गहरी। कम गहरी, इसका नाम अपने को क्या देखने को मिलता है? इसका नाम देखने को मिलता है जिसे आप कहते हो, जिसे हम कहते हैं, जिसे पूरा जगत कहता है। क्या कहते हैं इसको भाई? ले भाई, इसके क्या हो गया? हिल जा भाई, काम दे दे। लगता है बोर्ड की कुछ समस्या हो चुकी है। हिल तो रहा है, ऊपर तो मान रहा है। एक सेकंड भाई है। जिसे अपन कहते हैं 33 सागर। क्या कहते हैं? 33 सागर। मैं क्या बता रहा हूं? तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं अल्फ्रेड वेगनर का कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और अल्फ्रेड वेगनर के बारे में मैंने आपको बताने से पहले मैंने कहा कि अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं पृथ्वी के दो भाग हुआ करते थे, एक जलीय भाग और एक स्थलीय भाग। जलीय भाग को कहते हैं पैंथालासा, वह स्थलीय भाग को कहता है पेंजिया। कालांतर में पेंजिया के दो टुकड़े होते हैं। कालांतर में पेंजिया के दो टुकड़े होते हैं, एक बनता है अंगारा लैंड और दूसरा बनता है गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच में एक गर्त बनती है जिसे कहते हैं 33 ग्रत, या फिर कह सकते हैं 33 सागर। कालांतर में अंगारा लैंड के भी टुकड़े होते हैं। किसके? अंगारा लैंड के भी टुकड़े होते हैं। और इस अंगारा लैंड के जब टुकड़े होते हैं तो अपने को दो महाद्वीप देखने को मिलते हैं। एक तो अपने को देखने को मिलता है, क्या कहते हैं? उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। और एक अपने को देखने को मिलता है यूरेशिया। और इस यूरेशिया में अपने को क्या देखने को मिलता है? एक तो अपने को मिलता है यूरोप और एक अपने को देखने को मिलता है एशिया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बातों को पकड़ पा रहे होंगे। मैंने कहा कि अंगारा लैंड के भी कालांतर में क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं। और जब अंगारा लैंड के टुकड़े होते हैं तो एक क्या बनता है? उत्तरी अमेरिका, और एक क्या बनता है? यूरेशिया। यूरेशिया से दो महाद्वीप बने, यूरोप और एशिया। और कालांतर में गोंडवाना लैंड के भी टुकड़े होते हैं। किसके? गोंडवाना लैंड के भी टुकड़े होते हैं। किसके टुकड़े होते हैं? गोंडवाना लैंड के भी टुकड़े होते हैं। और जब गोंडवाना लैंड के टुकड़े होते हैं तो अपने को देखने को मिलता है दक्षिण अमेरिका।
क्या देखने को मिलता है? दक्षिण अमेरिका। और इसके अलावा अपने को देखने को मिलता है क्या कहते हैं? अफ्रीका। इसके अलावा अपने को देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा अंटार्कटिका। और इसके अलावा अपने को देखने को मिलता है भारत। क्या देखने को मिलता है? भारत। शायद मेरी बातों में कुछ पता लगा होगा आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा कि ये जो अपने को क्या देखने को मिल रहे हैं, 4 भौतिक प्रदेश, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौतीवाड़ा, क्या कह सकते हैं? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये जो बने हैं कैसे बने हैं? इन्हें बनाने के लिए, इनको जानने के लिए बने कैसे, इसके लिए अपन देखते हैं अल्फ्रेड वेगनर को। अल्फ्रेड वेगनर कहते हैं कि 2 भाग हुआ करते थे, एक जलीय भाग और एक स्थलीय भाग। फिर उसके बाद में ये जो अपना पेंजिया है, इस पेंजिया के अपने को क्या देखने को मिलता है? 2 टुकड़े देखने को मिलता है, एक अपना अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में एक गर्त का निर्माण होता है जिसे 33 गर्त या 33 का खुला या फिर 33 सागर कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा अंगारा लैंड के भी टुकड़े होते हैं और ये अपने को एक उत्तरी अमेरिका और एक यूरेशिया के रूप में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि गोंडवाना लैंड के भी टुकड़े होते हैं जिसमें अपने को दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत देखने को मिलता है। लेकिन सर बात तो समझ में आ गई, ये तो बने अपने 4 भौतिक प्रदेश कहाँ है, उन्हें कैसे बने? आओ उनको देखते हैं। मैंने कहा ये आपको इसके अंदर एक तो लाल डॉट दिख रहे हैं, एक पिंक डॉट दिख रहे हैं। जो लाल डॉट है वो तो आपके किससे बने हैं? अंगारा लैंड से। जैसे ये आपका कौन सा? उत्तरी अमेरिका, और ये आपके यूरेशिया, जिसमें ये वाला भाग यूरोप का है और ये वाला भाग एशिया का है। नीचे वाले जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं पिंक वाले, ये अंगारा लैंड, ये क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड के है, और ऊपर वाले अंगारा लैंड के। और बीच में आपको पीले कलर की छोटी सी पट्टी दिखाई दे रही है, ये शायद मेरे हिसाब से 33 ग्रत है या 33 सागर। मेरे हिसाब से, संसार के हिसाब से, आपके हिसाब से मुझे पता नहीं है ना भाई। अब यहां से देखना, कालांतर में होता यूं है कि ये जो अपना भारत वाला भाग है, ये जो अपना भारत वाला भाग है, अफ्रीका से निकलते हुए धीरे 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 कालांतर में समय अनुसार जाकर ये 33 सागर से टकराया। सर ये तो पानी से टकरा गया ना? अरे पानी से नहीं टकरा रे। कालांतर में होता यूं है कि ये जो 33 ग्रत है, कम गहरी ग्रत है, ये नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों अवसादों से क्या हो जाती है? भर जाती है। एक दलदली यहाँ भूमि का निर्माण होता है, और दलदली भूमि के निर्माण के परिणाम स्वरूप जब यहाँ ये मिट्टी से पूरा भर जाता है और ये भारत वाला भाग इससे जाकर टकराता है, इसे समझने के लिए अपन पूरे भारत के मैप पर आ जाते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। और ये वाला अपन कहते हैं 33 सागर है, और ये वाला ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला भाग तो पहले से भारत में था, और जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है, इस लैंड के नीचे वाला भाग, ये आकर टकराया। और ये टकराता किससे है? इस 33 वाले भाग से। ये मिट्टी वाला भाग है, और इस मिट्टी के जैसे ये प्लेट टकराती है तो ऊपर वाली मिट्टी कोमल होती है, मुलायम मिट्टी है। मिट्टी वाला भाग, कुछ भाग ऊपर की ओर उठता है, और ऊपर की ओर उठने से अपने को क्या देखने को मिलता है? हिमालय देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? हिमालय। शेष भाग एक समतल मैदान के रूप में देखने को मिलता है, जैसे आज भी अपन कहते हैं उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा। बात समझ में आई मेरी? यानी जो अपना ये मरुस्थल वाला भाग है, ऑलरेडी किसका भाग है? 33 सागर का। अब सर ये यहां से आता है, इसका मतलब सर ये अरावली वाला भाग किसका है?
हाँ भाई, ये आपका जो अरावली वाला भाग है ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। जरा ध्यान से देखना, इसमें वापस मैं दिखा दूंगा। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग जब टकराता है इससे, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां से, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूं। ये वाला भाग, ये आज आपको दिखाई दे रहा जो आपका अरावली, ये अरावली वाला ये वाला भाग है। जब ये टकराता है इससे, अपने किससे? छत्तीसगढ़ से, तो अपने अरावली भी बनता है ना। तो ये गोंडवाना लैंड किसका हिस्सा है? सॉरी, अपना जो अरावली जो है किसका हिस्सा है? अरावली अपने किसका हिस्सा हो गया? गोंडवाना लैंड का। किसका हिस्सा हो गया? सर मान लिया, सर मान लिया, क्या मान लिया? पहली बात तो सर ये मान ली कि जो अपना जो 33, ये उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, 33 सागर का भाग है, मान लिया। उसके बाद में आपने कहा अरावली जो ऊपर वाला कॉर्नर वाला भाग था वो गोंडवाना लैंड का भाग था, ये भी मान लिया। लेकिन सर आप भी बताओ, जब एक बार आपने कहा आगे 33 सागर है और पीछे आपने गोंडवाना लैंड का हिस्सा बता दिया, फिर से सर ये जब अपन कहते हैं कि पूरी मैदानी प्रदेश 33 सागर का अवशेष मिलते हैं इसमें, सर ये इसमें ये कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल? अब तो सर सारा का सारा जो पीछे हिस्सा है ना, ये सारा का सारा जो पीछे हिस्सा है ये तो सर ये गोंडवाना लैंड का होना चाहिए। इसका मतलब जो पूरी मैदानी प्रदेश है उसमें भी गोंडवाना लैंड का ही बनना चाहिए। वो सर 33 सागर का कैसे बनता है? तो उस चीज को भी समझना साथियों। कैसे समझोगे? जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। ये जो पहले एक ही भाग हुआ करता था पूरा का पूरा, कौन सा? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय से दूसरे वाला जो अरावली के इधर अपने को देखने को मिलता है ना, अरावली मैदानी प्रदेश और पठारी क्षेत्र, ये एक समय में एक ही हुआ करता था। लेकिन कालांतर में यहां पर अपने को क्या देखने को मिलती है? एक दरार देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? एक दरार देखने को मिलती है। और साथियों इस दरार से आप भी परिचित हैं, जिसे आप कहते हो महान सीमांत भ्रंश। एक गर्त का निर्माण करती है। ये वाला जो अरावली का एक ही भाग हुआ करता था, ये वाला पूरा राजस्थान का पीछे एक ही भाग हुआ करता था, इसमें एक गर्त का निर्माण होता है। इस गर्त के निर्माण के होने के कारण ये दो भागों में बट जाता है। बीच में इसके क्या आ जाता है? मैदान आ जाता है। गर्त होती है, इसके द्वारा जो पहले चल रही थी नदियां, नदियों के द्वारा मिट्टी लाई जाती है, अवसाद लाए जाते हैं, जिससे यहाँ एक मैदान का निर्माण होता है। मैदान के परिणाम स्वरूप अपने को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश देखने को मिलता है। और उस समय ऊपर वाला भाग किसका था? 33 सागर का। मिट्टियां किसके द्वारा लाई गई? 33 सागर के द्वारा। नदियां किसके द्वारा चल रही थी? 33 सागर के द्वारा। तो अवसाद भी किसके आएंगे? 33 सागर के। इसका मतलब पहले वाला भाग किसका है? 33 सागर। दूसरे वाला गोंडवाना लैंड का। तीसरे वाला 33 सागर का। और चौथा भाग तो ऑटोमेटिक पहले ही किसका था? गोंडवाना लैंड का था। आज भी किसका रहेगा? गोंडवाना लैंड का। तो आज वाले लेसन में अपन ने ये जानने का प्रयास किया है ना, हमने ये जानने का प्रयास किया कि कौन सा भाग कैसे बना है ना, कौन सा भाग कैसे बना है, कौन से भाग में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है और कौन से भाग में कितना क्षेत्रफल कवर करता है। कल अपन और देखेंगे, एक एक भाग के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। नियमित हमसे जुड़े रहें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, है ना। एक व्यक्ति जो कह सकता है निरंतर प्रयास करता है, उसे कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। हो सकता है समय आपका अभी खराब चल रहा, हो सकता है बहुत सारी परेशानियों से आप गुजर रहे हो, लेकिन समय बदलेगा। एक दिन आपके भी सितारे चमकेंगे और जरूर आप इसी साल कामयाब होंगे। 2025 आपके लिए नई खुशियां और आपके परिवार के लिए बहुत सारे उपहार लेके आए। इसी मनोकामना के साथ, इसी इच्छा के साथ मैं अपनी बात को विश्राम देता हूं। धन्यवाद।